नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। प्यारे साथी, हम आज पहुंच चुके हैं हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर। और इससे पहले हम YouTube पर 3 प्रैक्टिस सेट दर्शन सीरीज़ के माध्यम से कर चुके हैं। जिस भी मेरे साथी ने उन सेट को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट उनको आप ज़रूर देखें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह उन प्रैक्टिस सेट में किया गया है और आज भी आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह इस प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा। प्यारे साथी, इस प्रैक्टिस सेट को आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है और जो हर यूट्यूबर बोलता है, हर चैनल वाले बोलते हैं, कर दीजिएगा सब्सक्राइब। प्यारे साथी, इस सेट को शुरू करने से पहले हम प्रैक्टिस सेट 3 के कुछ प्रश्न आप सभी के सामने लेके आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है प्यारे साथी ये प्रश्न आपको ज़रूर आते होंगे। प्यारे साथी, जो नए साथी हैं वो आप घबराना मत, क्योंकि ये जो सवाल हैं, ये जो क्वेश्चन हैं पिछले प्रैक्टिस सेट से लिए गए हैं और ये आपकी खुद की तैयारी को जांचने के लिए लिए गए हैं कि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट को कितने ध्यान से पढ़ा है, कितने ध्यान से उसे समझा है। तो प्यारे साथी, आपको खुद को चेक करना है और आपको बताना है कि इस 5 प्रश्नों की श्रृंखला में आपसे कितने प्रश्न सही हुए हैं। फिर हम हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। प्यारे साथी, पहला सवाल आप सभी के सामने है कि उमाशंकर मिश्र का संबंध किस वाद्यंत्र से है। डोस मोचे उत्सव कहाँ मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी और चोल वंश की स्थापना किसने करी थी। तो प्यारे साथी, उमाशंकर मिश्र का जो संबंध है, यदि आप सोच पा रहे हैं कि इनका संबंध सितार से है तो आप बिल्कुल सही हैं। इसी के अलावा मैंने पंडित रविशंकर, निखल बनर्जी, विलायत खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, शाहिद परवेज, बंदे हसन, ये सभी नाम यदि आप सोच पा रहे हैं तो आप एक ब्रिलियंट छात्र हैं। डोस मोचे उत्सव कहाँ मनाया जाता है। प्यारे साथी, मैंने बताया था कि भारत में जम्मू कश्मीर के अंदर डोस मोचे उत्सव मनाया जाता है। हेमिस ट्यूलिप उत्सव भी मैंने आपको बताया था और खीर भवानी उत्सव भी मैंने आपको बताया था कि वो कहाँ मनाए जाते हैं, तो ये जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। प्यारे साथी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्त मेरे साथी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क जो दिवस है वो 26 जनवरी को मनाया जाता है और इसके साथ साथ भारत में गणतंत्र दिवस भी कब मनाया जाता है, तो मेरे दोस्त 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी। मैंने आपको बताया था कि 18 फरवरी 2016 को भारत में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। और चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो मेरे दोस्त चोल वंश की स्थापना विजयालय चोल ने की थी। तो ये थे 5 पिछले प्रैक्टिस सेट के सवाल और मुझे उम्मीद है कि आपका स्कोर इसमें फुल बटा फुल रहा होगा। मेरे दोस्त, मुझे ज़रूर बताना है कि इसमें आपका स्कोर कितना रहा है, ईमानदारी से बताना है। बढ़ते हैं आज की प्रैक्टिस सेट पे और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला सवाल आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से है कि बैसागु उत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्त, जितने भी एग्ज़ाम आज के दिन आज की पैटर्न से हो रहे हैं उनमें सभी में नृत्य के, उत्सवों के, कलाकारों के ये सभी सवाल पूछे जाते हैं और इन्हीं सवालों का, महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह मैंने इस प्रैक्टिस सेट दर्शन सीरीज़ में किया है। इसलिए आपको बताना है कि ये जो सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि बैसागु उत्सव कहाँ मनाया जाता है। असम, पंजाब, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में कहाँ मनाया जाता है। तो दोस्त, जो बैसागु उत्सव है वह असम के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, आप एक ट्रिक के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं और देखो ट्रिक इस प्रकार से है, आपको बहुत मदद करेगी इनको याद करने में। मेरे दोस्त देखिए, ये जो ट्रिक है वो मैंने खुद बनाई है। यदि आप और अच्छे तरीके से इनको याद कर सकते हैं, अपने तरीके से याद कर सकते हैं, तो वो सबसे अच्छी बात है। ठीक है ना। ट्रिक जो है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति की होती है, उसे ही समझ में आती है, लेकिन यदि वो ट्रिक आपको अच्छी लगती है और आप उसे समझ सकते हैं तो उस ट्रिक को आप अपने जीवन में ज़रूर उतारें। यदि आपको कठिन लगती है और उससे सरल तरीका यदि आपके पास में है तो आई रिक्वेस्ट मेरे साथी आप उसी तरीके पर काम करें। देखिए, असम के उत्सवों को आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि असम की बहू है, एक असम की बहू है जो मैडम बनकर अम्बू और अली को बेखो पटकती है। ठीक है ना, असम की बहू है, मैडम बनकर रहती है हमेशा और अम्बू और अली को देखो पटकती रहती है।
प्यारे साथी देखिए, असम से असम हो जाएगा, बहू से आप याद कर लेंगे कि बहू से क्या हो जाएगा, बिहू हो जाएगा। मैडम से याद करेंगे मी डैम फी उत्सव कहाँ का होता है, तो ये होता है आपका असम का। अम्बू से अम्बुबाची उत्सव हो जाएगा। अली से अली ए लिगांग उत्सव हो जाएगा। बेखो से बेखो हो जाएगा, ठीक है ना, बेखो उत्सव असम में मनाया जाता है। और पटकती से देखना तो देहिंग पटकोई, ठीक है ना, देहिंग पटकोई उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। प्यारे साथी वहीं हम बात करें, एक उत्सव यहाँ पे दिया गया है अम्बुबाची उत्सव। दोस्त अम्बुबाची जो उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये कामाख्या देवी माता के मंदिर में मनाया जाता है और इसे पुरु का महाकुंभ कहा जाता है। कहाँ मनाया जाता है, कामाख्या माता के मंदिर असम के अंदर ये उत्सव मनाया जाता है और इस उत्सव को पुरु का महाकुंभ कहा जाता है। इस बात को आप याद रखना है आपको, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट सवाल है आप सभी के सामने कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आपको बताना है कि जो हरिप्रसाद चौरसिया है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है। तबला, बांसुरी, वीणा, संतूर। देखिए जो हरि है, हरि मतलब आप रिलेट कर सकते हैं कृष्ण भगवान से, और कृष्ण जो भगवान है वो क्या बजाते थे, बांसुरी बजाते थे। क्या बजाते थे, बांसुरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बांसुरी। इसके बाद हम देखें कि और कौन कौन से कलाकार हैं जो बांसुरी वादक हैं, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि पन्नालाल घोष हैं, अमल ज्योति घोष हैं, वी कुंजमणि हैं, एन नीला, राजेंद्र प्रसन्ना और राजेंद्र कुलकर्णी। ये जो सभी साथी हैं, ये जो सभी व्यक्ति हैं, ये क्या बजाते हैं, आप सभी के बांसुरी वादक हैं। प्यारे साथी एग्ज़ाम में ज़रूर प्रश्न देखने को मिलता है कलाकारों से, तो ज़रूर सीरियस तरीके से इनको याद करके रखना है। तबला हो गए, सितार हो गया, बांसुरी हो गया, इसके अलावा बहुत सारे अन्य जो वादक हो गए, शहनाई वादक वगैरह, तो इनसे आपको ज़रूर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है। प्यारे साथी आई रिक्वेस्ट आप ज़रूर इनको याद रखें, एक सवाल आपको ज़रूर एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट सवाल पे, और नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जहावेरी बहनों का संबंध किससे है। आपने ज़रूर पढ़ा होगा कि जहावेरी बहनें का संबंध किससे है, तो बताइए झावेरी जो बहन है उनका संबंध किस नृत्य से। देखिए झावेरी जो बहनें हैं मैं याद करता हूँ उनको NSRD से। किस प्रकार से याद करना है, NSR और D, मैंने याद किया हुआ है NSRD से। N से नैना, S से सुवर्णा, R से रंजना और D से दर्शना। नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना, मैंने इस प्रकार से याद किया हुआ है NSRD से। आप भी अपने तरीके से याद कर सकते हैं, यदि ये तरीका आपको अच्छा लगता है तो फॉलो कीजिए, नहीं लगता है तो अपना तरीका बेस्ट तरीका, ठीक है। झावेरी बहनों का संबंध किस नृत्य से है, तो प्यारे साथी आपको पता होगा कि मणिपुरी जो नृत्य है, जो मणिपुर के अंदर किया जाता है, शास्त्रीय नृत्य है, और इसमें होता है झावेरी बहनें। झावेरी बहनें कौन सा नृत्य करती हैं, तो मेरे दोस्त मणिपुरी नृत्य है करती हैं। और ये झावेरी बहनें कौन कौन है, तो इस स्लाइड में आपको देखने को मिल जाएगा कि झावेरी बहनें कौन कौन से हैं। देखिए नैना है, रंजना, सुवर्णा, दर्शना। NSRD याद कर सकते हैं, आपका तरीका यदि और है तो उसे आप अप्लाई करें। नयना, रंजना, सुवर्णा, दर्शना। इसके अलावा गुरु अमली सिंह, गुरु नरकुमार सिंह, एल्बिनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, बिंबावती देवी, निर्मला मेहता और राजकुमार सिंह जीत सिंह का संबंध भी किससे है, तो ये है आपका मणिपुर से। प्यारे दोस्त इन सभी नामों के अलावा एक और नाम आपको याद रखना है, गुरु विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह जिसने गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना मणिपुर में करी थी, भूलना नहीं है, इम्फाल के अंदर ये बनाया गया था। गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना गुरु विपिन सिंह ने करी थी। गुरु विपिन सिंह एक बहुत बड़ा नाम है मणिपुरी नृत्य के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट नाम गुरु विपिन सिंह है। आप इसको जरूर लिखना, जरूर अपने मस्तिष्क में इस चीज़ को छाप लेना। गुरु विपिन सिंह का संबंध किससे है, मणिपुर से है। और एक सीधा सा संबंध आप निकाल सकते हैं कि जिसके आगे गुरु मिल जाए, जिसके नाम के आगे गुरु लिखा मिल जाए, गुरु नल कुमार सिंह, गुरु अमली सिंह, गुरु विपिन सिंह, तो इन सब का जो संबंध होता है दोस्त वो होता है मणिपुर नृत्य से। और बाकी झावेरी बहनें नहीं बोलना है। ये जो नाम लिखे हुए हैं स्लाइड पर सारे बहुत इम्पोर्टेंट नाम हैं, प्रश्न आएगा इन्हीं नामों से पूछा जाएगा, बहुत कम चांस है इनसे बाहर चला जाए। तो सभी आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, जरूर काम आएगा भविष्य के अंदर।
लेजिम नृत्य कहाँ मनाया जाता है? लेजिम जो नृत्य है प्यारे साथी वो कहाँ मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त ये मनाया जाता है आपके महाराष्ट्र के अंदर एक लेजिम नृत्य मनाया जाता है। देखिए कि महाराष्ट्र के अंदर और कौन कौन से नृत्य हैं जो किए जाते हैं। तो देखिए एक ट्रिक्स है, ट्रिक के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। मैंने पहले बताया है, यदि आप और तरीके से इनको याद कर चुके हैं तो मेरे दोस्त उसी पे कायम रहना है, अपने तरीके पे कायम रहना है। अपना तरीका बेस्ट तरीका, मैं इसको केवल अपने तरीके से बता रहा हूँ। यदि तरीका आपको अच्छा लगता है तो ही इनको याद करना है, और यदि आप अपना तरीका अपनाते हैं तो वह सबसे अच्छा तरीका है। देखिए ट्रिक है कि महारा नकटा कोली, लावणी कर तमाशा ना, धन ले जा डिपो में। एक औरत है, एक वाइफ है, अपने हस्बैंड को कह रही है कि अरे महारा नकटा कोली, लावणी कर तमाशा ना, धन ले जा डिपो में। ठीक है, क्या कह रही है कि अरे महारा नकटा कोली, लावणी कर तमाशा ना, धन ले जा डिपो में। किस किस प्रकार से याद करना है? तो महारा से आपको याद हो जाएगा महाराष्ट्र, नकटा से क्या होगा? नकटा डांस। क्या होगा? नकटा नृत्य कहाँ होता है? तो ये दोस्त होता है मणिपुर के अंदर होता है। कहाँ होता है? मणिपुर के अंदर होता है। मेरे दोस्त 10% फ़ोन रहा है भाई, है ना? देखो आप सभी के सामने नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो 1 मिनट रुको, मैं इसको अभी ऑफ कर देता हूँ। तो अब किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आएगा। अब हम देखते हैं, मैंने बताया कि महारा से महाराष्ट्र हो जाएगा, नकटा से नृत्य हो जाएगा नकटा, कोली से याद हो जाएगा कोली नृत्य, लावणी से लावणी नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, कहाँ का? महाराष्ट्र का। तमाशा से तमाशा नृत्य होता है। ठीक है, धन से याद करना है धन गरी गजा, और ले जा से क्या हो जाएगा? ले से हो जाएगा लेजिम। क्या हो जाएगा? लेजिम। और डी से हो जाएगा डींडी, डी से क्या हो जाएगा? डींडी। और पो से हो जाएगा पोवाड़ा। ये तो भाई साहब एक तरीके से पोवाड़ा ही हो गया आप सभी के सामने, है ना? तो इनको आप अच्छे तरीके से लिख लेना। जब आप इनको लिखो तो आप इनको आराम आराम से एक एक अक्षर के सामने इनको लिख लेना। और गफा नृत्य भी कहाँ होता है? ये महाराष्ट्र में होता है। प्यारे साथी, यदि आपको ट्रिक अच्छी लगती है, हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो दोस्त लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं करना। और वही बात फिर से कहूँगा मेरे दोस्त, जो सभी यूट्यूबर कहते हैं सब्सक्राइब, ठीक है ना, नहीं करते हो आप। बुरा लगता है यार, दिल से लगता है, आपके लिए मेहनत करते हैं और आप उन चीज़ों को इग्नोर करके चले जाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता है दोस्त। रीच चैनल की बहुत आती है, लेकिन जो सब्सक्राइबर हैं वो नहीं बढ़ते हैं, तो बुरा लगता है। तो प्यारे दोस्त, केवल गुरु साइबर डिजिटल गुरु दक्षिणा देना चाहो, सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल आपके लिए इतना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे प्रश्न पे, लोटस टेम्पल कहाँ है? तो लोटस जो टेम्पल है वो कहाँ पे स्थित है प्यारे दोस्त? वो है हमारे नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है? ये है हमारे नई दिल्ली के अंदर है। देखो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, मैं ऐसे नहीं बताना चाहता कि लोटस टेम्पल महाराष्ट्र नई दिल्ली मध्य प्रदेश, तो फिर आपका वेट करूं। नहीं, अभी आप इसको रिकॉर्डेड रूप में देख रहे हैं, तो मेरा दायित्व तो यही है कि मैं सीधा प्रश्न पढ़ूं और उसके उत्तर बता के आपको चलता बनूं। यदि कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। देखिए लोटस टेम्पल के अलावा एक आपको याद रखना है अक्षरधाम। क्या याद रखना है? अक्षरधाम जो मंदिर है, आपको याद होगा कि जब G20 सम्मेलन भारत के अंदर हाल ही में जब आयोजित हुआ था, तो जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ऋषि सुनक, है ना, वो अपने परिवार सहित दिल्ली में आए थे और सबसे पहले वो कहाँ पे गए थे? वो अक्षरधाम मंदिर में घूमने के लिए गए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ पे स्थित है? दिल्ली के अंदर। इसी के साथ साथ याद रखना है योग माया मंदिर, योग माया मंदिर भी कहाँ है? तो ये भी आपका नई दिल्ली के अंदर है। और हाल ही में दिल्ली के अंदर एक नई इमारत बनी है जिसका नाम है यशोभूमि। प्यारे दोस्त, करंट का सवाल है, भूलना नहीं है। यशोभूमि नामक जो इमारत है वो कहाँ पे बनी है? वो नई दिल्ली के अंदर ही बनी है। याद रखना है, भूलना नहीं है। नहीं भूलोगे ना? बिल्कुल नहीं भूलेंगे भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? मेरे दोस्त, भारत के अंदर जो बाघ परियोजना है, तो वो आपने बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि 1973 में हुई थी। हम जाने कि भारत में बाघ परियोजना के अलावा और कौन कौन सी परियोजना है और वो कब शुरू हुई थी, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे इनको देख सकते हैं। और इनका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो फटाक से ले लीजिए। देखिए 1973 में बाघ परियोजना हुई थी। 1972 के अंदर योजना शुरू हुई थी गिर परियोजना। 1973 में हुई थी बाघ परियोजना। 1974 में हुई थी घड़ियाल परियोजना। 1975 में कछुआ और मगर परियोजना।
याद रखना है, कछवा और मगर परियोजना। इसके साथ साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट है 1992 की हाथी प्रोजेक्ट, हाथी परियोजना यदि आपसे पूछे तो कब का है मेरे दोस्त, 1992 का है। ठीक है, जीव जंतुओं को बचाने के लिए, उन पर विभिन्न प्रकार से सभी उनको सुख सुविधाएं देने के लिए, उन पर उनकी संख्याएं बढ़ाने के लिए परियोजना चलाई जाती है, जिसमें उनके संरक्षण के ऊपर जोर दिया जाता है। तो इनके लिए योजना चलाई गई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सांख्य सागर झील कहाँ स्थित है? तो सांख्य सागर झील मेरे दोस्त, सांख्य सागर झील कहाँ है भाई? तो सांख्य सागर झील है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, सांख्य सागर झील। ठीक है, सांख्य सागर झील मध्य प्रदेश। इसके अलावा एक और याद रखनी है, यशवंत सागर है। कौन सा सागर है भाई? यशवंत सागर झील भी नहीं भूलना है। ये कहाँ पे स्थित है? ये भी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ध्यान रखना, सांख्य सागर और यशवंत सागर मध्य प्रदेश की रामसर साइट भी है। बहुत बार आप पूछते हैं कि सवाल, नया सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, नई झील, नए पक्षी अभ्यारण्य, नए वन्य जीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है। तो या तो वो रामसर साइट होते हैं या फिर आर्द्र भूमियाँ होती हैं। ठीक है ना, तो इनसे ही सवाल बनता है। तो रामसर साइट है, सांख्य सागर, यशवंत सागर कहाँ की है? ये मध्य प्रदेश की है दोस्त। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पे। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है मेरे दोस्त, कौन सा है? नीलगिरी है। और ये कब बना था? 1986 के अंदर इसे स्टेबलाइज यानी बनाया गया था। हम देखें और इसको चर्चे देखिए, मेहनत आपके लिए की गई है भाई साहब। यदि आपको मेहनत पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करना है जो वास्तव में ही पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं और नौकरी लेने के लिए प्रयासरत हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब आपको करना ही है। तो भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व की यदि संख्या पूछे तो भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व है भाई साहब 18। भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी है, 1986 में बना था, मैंने आपको बताया है। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कच्छ का है। और ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो डिब्रू साइखोवा का है। और ये कहाँ पे स्थित है? असम के अंदर। भारत का नवीनतम, यदि आपसे बायोस्फीयर रिजर्व पूछे कि भारत का नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो मेरे दोस्त कंचनजंगा है। और ये कहाँ स्थित है? कंचनजंगा है, सिक्किम के अंदर स्थित है। और ये 2018 में बनाया गया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत प्यारे प्रश्न है, जरूर आपको याद करने हैं। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? मेरे दोस्त, पिछले 3 प्रैक्टिस सेट में हम जनवरी के पूरे दिवस कंप्लीट कर चुके हैं, और अब 1-2 प्रैक्टिस सेट आगे जो होंगे उनमें हम फरवरी के जो दिवस हैं उनको भी कंप्लीट कर चुके होंगे। तो भारतीय जो तटरक्षक दिवस को कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? 1 फरवरी को हम भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं बात करें हम 2 फरवरी की, तो 2 फरवरी की हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम कब मनाते हैं? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस हम मनाते हैं 2 फरवरी को। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? 4 फरवरी को हम मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। कौन सा दिवस है? कैंसर दिवस हम मनाते हैं 4 फरवरी को। और 9 फरवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो हम मनाते हैं सुरक्षित इंटरनेट दिवस। सुरक्षित इंटरनेट दिवस यदि आपसे पूछे तो कब मनाते हैं? तो 9 फरवरी को मनाते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं, 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस, और 1 फरवरी को दोस्त मनाते हैं भारतीय तटरक्षक दिवस। उम्मीद है अच्छे लगे होंगे आपको। अच्छे लगे तो चलते हैं नेक्स्ट सिटी पर। डेथ ऑफ ए सिटी के लेखक कौन है मेरे दोस्त? जितने भी एसएससी, रेलवे के एग्जाम और जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, बुक्स के सवाल आपको जरूर देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं हर प्रैक्टिस सेट में बुक के सवाल रख रहा हूं। और यदि आप पीछे मुड़ के देखेंगे पिछले 3 प्रैक्टिस सेट में, तो हम लगभग 15 से 20 बुक कवर अप कर चुके हैं। तो आज और करेंगे। फिर देखिए डेथ ऑफ ए सिटी के लेखक कौन है? तो दोस्त अमृता जो प्रीतम है, बहुत अच्छी राइटर हैं, और बहुत सारे एग्जाम में इनके जो बुक्स हैं सीधी पूछी जाती हैं। कागज़ का कैनवास हो गया, 49 डेज हो गया, डेथ ऑफ ए सिटी हो गई। तो ये जो आपकी बुक्स हैं वो सीधी पूछी जाती हैं। किसकी हैं? अमृता प्रीतम की है। देखिए यहाँ देखने को मिलेंगी आपकी बुक सारी। अमृता प्रीतम की बुक कौन कौन सी है? कागज़ के कैनवास और 49 डेज, और इसके अलावा डेथ ऑफ ए सिटी। याद रखना है, भूलना नहीं है। खुशवंत सिंह बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत सारी बुक इनकी हैं, पूछी जाती हैं एग्जाम के अंदर। ए ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है? खुशवंत सिंह। ए कंपनी ऑफ ए वुमेन पूछी गई है। इंदिरा गांधी रिटर्न्स किसकी पुस्तक है? खुशवंत सिंह की। अरविंद घोष की पुस्तक है लाइफ डिवाइन। ठीक है,
लाइफ डिवाइन पुस्तक किसकी है? अरविंद घोष की, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इंदिरा गांधी की पुस्तक का नाम क्या है? इंटरनल इंडिया। तो ये सभी किताबें आपको जरूर याद रखनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? देखिए प्यारे दोस्त, हॉकी का जादूगर आप सभी को पता होगा, ये प्रश्न बहुत ईजी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। और 29 अगस्त को हम इन्हीं के बर्थडे के ऊपर हम खेल दिवस मनाते हैं, ठीक है। और इसी दिन हमारा जो खेल के अंदर जो सर्वोच्च पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद अवार्ड, उसको दिया जाता है। और मेजर ध्यानचंद अवार्ड तो देने की जो शुरुआत हुई थी वो 1991-92 से हुई थी। और पहला जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड यानी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, वो चेस के महान शतरंज खिलाड़ी किसको दिया गया था? महान शतरंज खिलाड़ी है वो दिया गया था आनंद मोहन को। किसको? विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, ठीक है। आनंद मोहन नहीं, विश्वनाथ आनंद को दिया गया था, जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। तो हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद जी को कहते हैं। माइकल फेल्प्स जो हैं इनको कहते हैं फ्लाइंग सिक्स। फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? माइकल फेल्प्स को कहते हैं। फ्लाइंग जेट नहीं भाई, ठीक है ना, ये फ्लाइंग सिख है। फ्लाइंग फिश, फ्लाइंग फिश किसे कहते हैं? फ्लाइंग फिश कहते हैं माइकल फेल्प्स को। और याद रखना, ओलंपिक के अंदर सर्वाधिक गोल्ड मेडल जीतने का यदि किसी व्यक्ति के नाम रिकॉर्ड है तो वे माइकल फेल्प्स हैं। इनके नाम 28 गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीतने का रिकॉर्ड है। तो माइकल फेल्प्स फ्लाइंग फिश के नाम से जाने जाते हैं। मिल्खा सिंह को हम कहते हैं क्या? फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? अरे फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? मिल्खा सिंह को कहते हैं। और पीटी उषा को हम क्या कहते हैं? उड़न परी कहते हैं, उड़न परी। और गोल्डन गर्ल किसको कहते हैं? पीटी उषा को। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख और माइकल फेल्प्स को कहते हैं फ्लाइंग फिश, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? प्यारे दोस्त, संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। देखें फुटबॉल से और कौन कौन सी ट्रॉफी संबंधित है। तो फुटबॉल के अंदर ट्रॉफी देखिए, बोर्दोलाई ट्रॉफी, डूरंड कप, रोवर्स कप, बीसी रॉय ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, बेगम हजरत महल कप। इसके अलावा इंडियन सुपर लीग नहीं भूलना है और फीफा नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना है? फीफा भी नहीं भूलना है। तो ये सभी जो प्रतियोगिताएं हैं, ये सभी जो ट्रॉफी हैं वो किन से संबंधित है? तो ये हैं आपकी फुटबॉल से। वहीं बात करें यदि आपकी डूरंड कप की, तो मेरे दोस्त याद रखना है कि फुटबॉल का सबसे पुराना कप कौन सा है? तो फुटबॉल का सबसे पुराना कप डूरंड कप है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1888 में। देखिए बताना बहुत कुछ है आपको, है ना, लेकिन समय जो होता है वो बहुत कम होता है। लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर आपको देखोगे इसको आप फिर बोर होगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी आपको बहुत कम समय में अधिक जानकारी आपको दे दूँ। तो मैं इसलिए आपको ये सभी स्लाइड में आपको लेके आता हूँ। बाकी बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए तो, लेकिन फ़िलहाल इतनी ही, है ना। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 है। वहीं बात करें भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो गॉडविन ऑस्टिन, जिसका नाम है K2। लेकिन याद रखना दोस्त, ये पूर्ण रूप से भारत का नहीं है, ये POK में स्थित है, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन बात करें भारत का सबसे ऊंचा, भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत में स्थित यदि आपसे पूछ ले तो बताना है कंचनजंगा। और कंचनजंगा की स्थिति कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर है। और ये कितनी ऊंचाई है इसकी? इसकी है 8586 मीटर। याद रखना है, भूलना नहीं है। गॉडविन ऑस्टिन भारत का सबसे ऊंचा है, लेकिन K2 ये POK में स्थित है। यदि पूछ ले कि भारत में स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो बताना है दोस्त कंचनजंगा, भूलना नहीं है। एल्ब्रुस जो है वह यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जीवन जीने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? आप अच्छे तरीके से जीवन जिए, गरिमापूर्ण जीवन जिए, किसी दूसरे के अधिकारों को हनन किए बिना जीवन जिए, तो ये अधिकार देता है कौन सा? संविधान का आर्टिकल 21। लेकिन प्यारे दोस्त, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिए लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन को आप खतरे में डालें। तो ये इसको आपको बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। आप अच्छे से जिए, दूसरों को भी जीने दें। जैसे गांधी जी का नारा है ना, जियो और जीने दो। तो ये सिद्धांत उसी के आधार पर काम करता है। दोस्त याद रखना, इसी में आता है आर्टिकल 21A, ठीक है ना। वो आपका किससे संबंधित है? वो शिक्षा का अधिकार के रूप में जाना जाता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान
किया गया है। और ये 21 से कौन से संविधान संशोधन से? 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, जो कब हुआ था दोस्त? ये 2002 के अंदर किया गया था। कतई नहीं भूलना है प्यारे दोस्त, नहीं भूलोगे ना? बिल्कुल नहीं भूलेंगे भैया। और बता दो, अनुच्छेद 19 मैंने आपको पिछली बार बताया था, वाक एवं अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो किस में है? 19 में है। 20 मैंने बता दूं आपको कि दोष सिद्धि के संबंध में यदि संरक्षण देना है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस में है? तो ये आपका है आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 मैंने बता दिया, जीवन जीने का अधिकार है। आर्टिकल 22 यदि आपसे पूछे कि आर्टिकल 22 में क्या है, तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। आपको मनचाही गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, गिरफ्तार करने के लिए आपको कारण बताना पड़ेगा, आपको मनचाहा वकील करने की आज़ादी है और इससे बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप पुलिस वालों से जाकर कल ही भिड़ जाएं। भाई साहब, बिना मतलब में ठुकाई होगी, फिर नाम मत लेना हमारे चैनल का कि फलाने चैनल पे ऐसे कहा गया था, इस कारण हम आ गए। तो दोस्त सोच समझ के अपनी रिस्क। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, भारत व यूके के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? देखो साथी, हर चीज़ समय पे जरूर होती है। जब अपना समय होता है तो आपको कार्य करने चाहिए। जब आपकी स्थिति विपरीत हो आपसे, तो वो कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जहाँ आपको लगे कि हाँ, यहाँ हमें ज्ञान देने की आवश्यकता है, वहीं ज्ञान देना चाहिए। यदि आवश्यकता से अधिक ज्ञान देना जाएगा तो वो फिर ऊपर से निकलेगा और फिर वो आपके लिए ही उल्टा पड़ेगा, ठीक है ना। तो भारत और यूके के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो प्यारे दोस्त, ये होता है अजय वॉरियर, ठीक है ना। देखिए और कौन कौन से युद्धाभ्यास हैं जो कहाँ कहाँ होते हैं। तो देखिए, मित्र शक्ति जो युद्धाभ्यास होता है वो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। दोस्ती युद्धाभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में होता है। शक्ति जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच में होता है। धर्म गार्जियन जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और जापान के बीच में होता है, ठीक है। ये आपको याद रखनी है। मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच में, दोस्ती भारत मालदीव श्रीलंका, शक्ति भारत और फ्रांस के बीच में, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? ये आ गए आपके आधुनिक हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद इन प्रश्नों को देखते हैं, आपके एग्जाम में बिल्कुल आपके सामने पूछे जाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी थी? तो प्यारे दोस्त, सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में करी थी। याद रखना है, भूलना कतई नहीं है। देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने करी है? सुभाष चंद्र बोस ने करी है। कब करी है? 1939 में। सन नहीं भूलनी भाई बिल्कुल भी, और किसने करी है इसका नाम भी बिल्कुल नहीं भूलना है, याद रखना है दोस्त। बिल्कुल याद रखोगे लाइक कर देना। कांग्रेस की स्थापना किसने करी है? A.O. ह्यूम ने करी थी। और कब करी थी? 1885 में करी थी। अभिनव भारत संस्था की स्थापना, साथ ही अभी CGL के एग्जाम में पूछा गया था कि अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसने करी है? तो विनायक सावरकर जी ने इसकी स्थापना करी थी। और कब करी है? 1904 के अंदर इसकी स्थापना करी है। वहीं बात पूछे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने करी है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने, और कब करी है? 1905 के अंदर करी है। भूलना कतई नहीं है, याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? तो मेरे दोस्त, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। और ये कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? बम्बई में हुआ था प्यारे दोस्त। मुंबई में नहीं, बम्बई में हुआ था। मुंबई बाद में बना है, बम्बई पहले था। और इस प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो याद रखना, 72 प्रतिनिधियों ने, सवाल पूछा जा चुका है। 72 प्रतिनिधियों ने प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था। देखिए, जब चीज़ें आपको बतानी पड़ती है डिटेल, थोड़ा सा आपको जब व्याख्या देनी पड़ती है तो समय लगता है प्यारे दोस्त। ये जो प्रैक्टिस सेट है आज का लगभग 30 मिनट के आसपास पहुँच चुका है। और जब आपको चीज़ें बताई जाती हैं अच्छे तरीके से तो उसमें तो समय लगता है। अच्छी चीज़ें दोस्त समय मांगती हैं। तो देखिए आगे देख लीजिए। 1885 के अंदर मुंबई में या बम्बई में व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता करी थी, ठीक है, प्रथम अधिवेशन की, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 के अंदर, और ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। देखिए अधिवेशन से सवाल देखने को जरूर मिलता है, मैं कोशिश करूंगा कि अधिकतम जो अधिवेशन है वो आपको करा सकूं। 1887 में तीसरा अधिवेशन हुआ मद्रास में, और बदरुद्दीन तैयब जी जो थे, बदरुद्दीन तैयब जी और इसके अध्यक्ष बने थे। दोस्त याद रखना है, जो बदरुद्दीन तैयब जो है ना, ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष यदि आपसे पूछे तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। और ये कौन से अधिवेशन था? तीसरे नंबर का अधिवेशन था। 1888 में हुआ चौथा अधिवेशन, ये कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद के अंदर। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल। और जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। याद रखना है, बहुत अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बताना है बदरुद्दीन तैयब। तीसरे अधिवेशन मद्रास के अंदर हुआ था 1887 के अंदर। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष यदि पूछे तो जॉर्ज यूल बताना है। चौथा अधिवेशन 1888 में, और कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद के अंदर। याद रखना है, भूलना नहीं है। जी भैया, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पाल वंश की स्थापना किसने करी थी? लगभग प्रथम सेट से ही आपको करवा रहा हूँ हर वंश की स्थापना। कम से कम हम 15 से 20 वंश पढ़ चुके होंगे। देखिए आज भी पढ़ लेते हैं। पाल वंश की स्थापना किसने करी है? बहुत सरल है, गोपाल जी ने करी थी पाल वंश की स्थापना। इन तीनों ने कौन कौन से वंश की स्थापना करी? अगली स्लाइड पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, धैर्य बना के देखना है। देखिए काकतीय वंश की स्थापना, काकतीय वंश है, इसकी स्थापना रुद्रदेव प्रथम ने करी है। और ये कहाँ पे है? वारंगल के अंदर करी है। देखो इससे ऐसे ले लेते हैं ना, काकतीय वंश की स्थापना किसने करी है? काकतीय वंश की स्थापना रुद्रदेव प्रथम ने। और ये कहाँ पे की है? वारंगल में करी है। कहाँ पे करी है? वारंगल में करी है। वही बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना, तो ये किसने करी है? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने। और ये काश में कन्नौज में करी है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने करी है। और कहाँ पे करी है? ये करी है भाई साहब कन्नौज के अंदर। कहाँ पे? कन्नौज इनकी राजधानी थी, सॉरी है ना। काकतीय वंश की राजधानी क्या थी? वारंगल। और गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी क्या थी? कन्नौज। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने करी थी। और इनकी जो राजधानी है वो क्या है? मान्यखेत है। क्या है राजधानी? मान्यखेत। इसको ले लेते हैं लाल रंग से, ठीक है। पाल वंश की स्थापना किसने करी है? गोपाल ने करी है। और इनकी राजधानी बतानी है, क्या है? मुंगेर। क्या है? मुंगेर। इस प्रकार से आपको याद रखना है मेरे दोस्त, भूलना नहीं है दोस्त। मैं फिर ये कहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भूल गए मतलब नंबर कब आ गए, ठीक है। दिखने में इजी दिख रहे हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आते हैं तो भाई साहब छक्के छुड़ा देते हैं, यही सवाल ही। और हर बार आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। जब मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ना दंती दुर्ग आपको दिख रहा है, ये मेरे एग्ज़ाम में आया था भाई साहब। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी थी? दंती दुर्ग ने। और हरिहर बुक्का ने किसकी स्थापना करी थी? ये मेरे अंदर पूछा गया था, ठीक है। आगे आएंगे तो आपको सारा उनसे बता दिया जाएगा। देखिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो दोस्त बताना है कौन थे। तो मेरे दोस्त ये है डफरिन। एक कहावत है, प्रसिद्ध है कि कांग्रेस को डफरिन की दिमाग की उपज कहा जाता है, ठीक है। कांग्रेस को किसकी दिमाग की उपज कहा जाता है? तो डफरिन की। और जब कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्त? अभी मैंने बताया 1885 के अंदर हुई थी और मुंबई में हुई थी। इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और जिसमें कुल कितने लोगों ने भाग लिया था मेरे दोस्त? 72 ने लिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये देखिए इनका कार्यकाल बहुत बार पूछा जाता है। रिपन का कार्यकाल 1880 से 84 है, डफरिन 1884 से 88 है, लैंसडाउन 1888 से 94 है, कर्जन का काल 1899 से 1905 तक है। कर्जन का काल वेरी इंपॉर्टेंट है। रिपन के समय आप जानते हैं 1881 में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी। तो ये इस प्रकार से मदद करते हैं, कोई महत्वपूर्ण घटना है उसके संबंध में कब कौन वायसराय था, तो ये जब आपको काल जब याद हो जाता है तो आप आसानी से उनको याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पे, और ये आज का अंतिम सवाल आप सभी के लिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंग अनुपात है वह कितना है? लिंग अनुपात का मतलब समझते हो ना कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ये होता है लिंग अनुपात। देखिए हर चीज़ लिखकर आपको बताता है, लेकिन फिलहाल इतनी सुविधाएं नहीं है मेरे पास कि मैं उनको बहुत अच्छी डिटेल तरीके से बता पाऊँ। मैं बताता कि लिंग अनुपात कैसे निकलता है, कौन से सूत्र होते हैं,
और ये कितने हैं, कब कौन से वर्ष में कितना था, तो ये बहुत डिटेल हो गई और इनको बताने के लिए बहुत सारा समय लगता है और साधन होने चाहिए अपने पास, तो सारी चीज़ें कवर अप होती हैं। फिलहाल आप बताएंगे मुझे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो मेरे दोस्त ये है आपका 943। देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात भारत में कहाँ का है, तो ये आपको बताना है केरल का है और ये केरल कितना है 1084। वहीं बात करें दूसरे नंबर पे किसका है, तो दूसरे नंबर पे है 995 और ये किसका है, तमिलनाडु का। ठीक है, सर्वाधिक कितना है, केरल का है 1084। याद रखना है भाई, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना इस स्लाइड में याद करना है, एग्जाम में प्रश्न जनगणना से पूछे जाते हैं, हर एग्जाम पूछ जाते हैं। 995 तमिलनाडु का है। वही बात करें सबसे कम कहाँ का है, देखो सर्वाधिक तो हो गया केरल का, तो सबसे कम कहाँ का हो गया, तो भाई साहब हरियाणा। हरियाणा का कितना है 879, 879 कहाँ का है, हरियाणा का है। ये पहले नंबर पे कम है और दूसरे नंबर पे कम यदि आपसे पूछे तो भाई साहब सिक्किम बताना है, और सिक्किम का कितना है, सिक्किम का है भाई 890। मतलब हजार जो लड़के हैं वहाँ पे 890 लड़कियाँ हैं। ठीक है, 1000 जो लड़के हैं वहाँ 879 लड़कियां हैं हरियाणा के अंदर। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, केरल का है। दूसरे नंबर पे किसके, तमिलनाडु का 995। फिर इसके बाद आपके दक्षिण के राज्य आते हैं। और कभी मौका मिला और अच्छी तरह डिटेल से बताने का तो आपको बिल्कुल बताऊँगा। फिलहाल दोस्त इस क्लास में आपके लिए इतना ही। मेरे दोस्त कमेंट करके, अच्छा सा कमेंट करके बताना है कि मुझे ये क्लास आपको कैसी लगती है, इस क्लास में हमें और क्या नया कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, और कैसे इस प्रकार को हम और बेहतरीन क्लास आपके लिए बना सकते हैं। जितना हम बेहतरीन कर पा रहे हैं हम कर रहे हैं फिलहाल, और क्या करके आपके सामने बेहतरीन किया जा सकता है। प्रश्न आपको कैसे लगते हैं, और जितने भी क्वेश्चन हैं नो डाउट पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, एसएससी रेलवे के ही प्रश्न आप सभी के सामने मैं लेके आता हूं, और कहीं से इन प्रश्नों का कोई वास्ता नहीं है। ठीक है, और वही अंत में बात, मेहनत करते रहना है और मेहनत करते रहना है दोस्त। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर। ठीक है साथी, गुड बाय।